नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा सवाल पूछते हैं। क्या शांति बनाए रखने के लिए सच्चाई और इंसाफ को दांव पर लगा देना आखिर सही है? अरुण कोलतकर की इस जबरदस्त कविता अजमेओ एंड द टाइगर्स एक बिल्कुल सिंपल सी दिखने वाली कहानी के जरिए हमसे यही गहरा सवाल पूछती है। आज हम इस कविता का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे और इसके पीछे छिपे पॉलिटिकल मैसेज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर इस कमाल की कविता को लिखा किसने है? ये हैं अरुण कोलकाटकर। वो एक इंडियन पोएट थे जो इंग्लिश और मराठी दोनों ही भाषाओं में लिखते थे। और उनकी खासियत ये थी कि वो रोजमर्रा की चीजों में भी कुछ अनोखा, कुछ अलग ढूंढ निकालते थे, जैसा कि हम इस कविता में अब देखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम कविता की शुरुआत, उसके प्रेमिस को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे टाइगर्स का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद आएगा कहानी का टर्निंग पॉइंट, गडरिये अजमेल का सरप्राइजिंग मूव। फिर हम उस धोखे से भरी फ्रेंडशिप ट्रीटी को एनालाइज करेंगे और आखिर में इस कविता के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से यानी उसके गहरे पॉलिटिकल मतलब को डिकोड करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। हर कहानी एक प्रॉब्लम से शुरू होती है और इस कहानी की प्रॉब्लम है भूख। तो कहानी शुरू होती है कुछ भूखे बाघों से जो अपने राजा के पास जाके कहते हैं वी आर स्टार्विंग, मतलब हम भूख से मर रहे हैं, 15 दिन हो गए, एक निवाला तक नहीं खाया। और वजह, गडरिया अजामिल एक नया कुत्ता ले आया है। ये लाइन देखिए, ही क्रैम्प्स आवर स्टाइल। इसका मतलब है कि वो कुत्ता उनका सारा प्लान चौपट कर रहा है, उन्हें भेड़ों के आसपास भटकने तक नहीं दे रहा। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ताकतवर शिकारी लाचार हो गए। तो अब जब प्रजा भूखी है तो राजा क्या करेगा? सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि कैसे एक घमंडी राजा का प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाता है। राजा का घमंड देखिए जरा। वो कहता है आई एम गोना टीच दैट शीप डॉग अ लेसन, मतलब मैं उस कुत्ते को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल नहीं पाएगा। वो तो जीत से इतना कॉन्फिडेंट है कि एक बड़ी दावत का ऐलान भी कर देता है। बाकी सब हियर हियर कहकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन समझदार रानी उसे चेतावनी देती है, केयरफुल यानी संभल कर। पर घमंडी राजा उसकी सुनता कहाँ है और अकेले ही निकल पड़ता है। और नतीजा क्या हुआ? एक ही घंटे में राजा साहब पिट कर लौट आए। एक आंख पर काली पट्टी, पूंछ पर पट्टी बंधी हुई। लेकिन घमंड अभी भी कम नहीं हुआ है। कहता है I've got it all planned, will outnumber the son of a bitch। मतलब प्लान ए फेल हो गया तो अब प्लान बी है ब्रूट फोर्स। सारे के सारे मिलकर हमला करेंगे। तो अब सीन ये है कि 51 बाघ एक कुत्ते पर हमला करने जा रहे हैं। लेकिन सेक्शन 3 में कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब बारी है अजमेल और उसके कुत्ते की। और वो कुत्ता, अरे वो तो बिजली से भी तेज था। उसने अकेले ही उन 50 बाघों और उनके राजा को सबको युद्धबंदी बना लिया, इससे पहले कि वो एक भी भेड़ को हाथ लगा पाते। उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुत्ता एक ही वक्त में 51 अलग अलग जगहों पर मौजूद था। क्या कमाल का कुत्ता था! सोचिए जरा, 51। एक तरफ 51 ताकतवर बाघ और दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेला कुत्ता। और जीत किसकी हुई? यही इस कविता का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हारने के बाद ताजा की सारी अकड़ हवा हो जाती है। वो अपना टूटा हुआ दांत थूकता है और अजमेल से कहता है बड़ा अच्छा कुत्ता है तुम्हारा। और फिर आता है सबसे बड़ा झूठ, There's been a bit of a misunderstanding. We were coming to see you as friends. यानी गलतफहमी हो गई, हम तो दोस्त बनकर मिलने आ रहे थे। ये साफ दिखाता है कि जब पावर चली जाती है तो लोग कैसे बहाने बनाते हैं। और यहाँ पर हमें 2 अलग अलग किरदार साफ दिखते हैं। एक तरफ है वो कुत्ता, सच्चाई का सिंबल, जिसे इस झूठ से घिन आ रही है। वो अजामिल को इशारे कर रहा है। दूसरी तरफ है अजामिल, वो सच जानता है पर अनजान बन रहा है। वो कुत्ते से आंख नहीं मिला रहा और राजा के झूठ पर विश्वास करने का नाटक कर रहा है। अब सारा फैसला अजामिल के हाथ में है। तो अब बाघ हार चुके हैं और अजमेल सच जानकर भी चुप है। अब आगे क्या होगा? यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी एक धोखे से भरी दोस्ती की संधि की तरफ मुड़ती है। और अजामिल क्या करता है? वो उन्हें सजा देने की जगह आज़ाद करके डिनर पर बुला लेता है। और डिनर में क्या सर्व होता है? लैम्ब चॉप्स। मतलब जिन भेड़ों को वो खाने आए थे वहीं उन्हें प्लेट में परोस दी गई। इसके बाद जब अजामिल एक फ्रेंडशिप ट्रीटी का ऑफर देता है तो पेट भरे बाघ खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। समझौता साइन हो जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। बाघों को खाली हाथ नहीं भेजा जाता, उन्हें तोहफे में मिलती हैं भेड़ें।
चमड़े की जैकेट और ऊन के गोले। सोचिए, सब कुछ उन्हीं भेड़ों से बना हुआ। तो अजाइम ने अपने दुश्मनों को सिर्फ माफ नहीं किया, उसने उन्हें उनके हमले के लिए एक तरह से इनाम दिया है। तो अब तक हमने कहानी सुनी, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके पर्दे के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। चलिए अब उसको समझते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये बस जानवरों की एक कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत गहरा पॉलिटिकल मतलब है। ये कविता असल में एक पॉलिटिकल सटायर है, यानी एक राजनीतिक तंज। यहाँ हर कैरेक्टर का एक मतलब है। टाइगर्स कौन है? वो है पावरफुल लोग, रूलिंग क्लास। शीप यानी भेड़े कौन है? वो है हम, आम जनता। शीप डॉग वो है ईमानदार सिस्टम, जैसे कानून, सच्चाई, जिसके पास ताकत तो है पर आखिरी फैसला नहीं है। और अजमल वो है एक चालाक प्रैक्टिकल नेता। अजमल जो कर रहा है ना, उसको कहते हैं पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है शांति के लिए ताकतवर लोगों से डील कर लो, भले ही उसके लिए सच और इंसाफ को साइड में रखना पड़े। कविता में लाइन है, अजमल वॉजंट अ फूल। वो बेवकूफ नहीं था, वो वही कर रहा था जो नेता अक्सर करते हैं, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना, भले ही वो नैतिक रूप से सही ना। और कविता खत्म होती है इस झूठी शांति की तस्वीर के साथ। अजमाइल आराम से बांसुरी बजा रहा है क्योंकि अब सब खुश हैं। पेट भरे बाघ और मोटी भेड़ें दोनों एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। उनका कॉमन बॉन्ड, उनका रिश्ता क्या है? सिर्फ भरा हुआ पेट। लेकिन ये शांति सच पर नहीं, एक सौदे पर टिकी हुई है। ये शांति तब तक ही है जब तक ताकतवर को खुश रखा जा रहा है, आम जनता की कीमत पर। तो आखिर में ये कविता हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। शांति, पर आखिर किस कीमत पर? क्या ऐसी शांति ठीक है जिसे सच और न्याय को कुर्बान करके खरीदा गया हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। तो ये था अरुण कोलातकर की कविता अजमल एंड द टाइगर्स का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इस कविता की गहराइयों को समझने में मदद की होगी। ऐसे ही और डिटेल लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।